नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट विषय के अंतर्गत हम एंटरप्रेन्योरशिप में पिछले सेशंस में हमने पार्टनरशिप क्या होती है, सोल पार्ट ट्रेडिंग क्या होती है, सोल बिजनेस क्या होता है, इस सभी का हमने पिछले कुछ सेशंस में इसका अध्ययन किया था। लास्ट सेशन में हमने पार्टनरशिप क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप एंड सोल बिजनेस। आप जब व्यापार अकेले करते हैं और किसी के साझेदारी में करते हैं तो दोनों में क्या अंतर होता है। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि पार्टनरशिप में बिजनेस करने में और HUF अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली के द्वारा बिजनेस करने में क्या अंतर होता है। इसका मैं समझता हूं आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो नीचे बने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स। दो चीजों पर हम चर्चा करेंगे। ये आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, इसीलिए आज से पूरा देखें। जो भी स्टूडेंट भविष्य में एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, एक अच्छा उद्यमी बनना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। अगर आप अपना बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, साझेदारी में करना चाहते हैं, अगर आप अपना बिजनेस अपने किसी रिलेटिव, अपने किसी दोस्त, अपने किसी साथी के साथ साझेदारी में करना चाहते हैं, तो आपको उस बिजनेस को कैसे करना होगा, उसके लिए कौन सा रिटन डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना चाहिए, कौन सी डीड आप तैयार करेंगे, वो आज हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपको उस बिजनेस से अलग होना है, उस बिजनेस को बंद करना है, तो उस फर्म को हम कैसे डिसॉल्व करेंगे, ये सारी चीज आज हम आज के लेक्चर में सेशन में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विद दी पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख। पार्टनरशिप डीड का मतलब यह है कि जब कोई भी व्यापार आप किसी के साझेदारी में करना चाहते हैं तो उसका संलेख कैसा होगा। संलेख का मतलब जस्ट लाइक अ रिटन डॉक्यूमेंट, कि जो भी काम आप साथ में कर रहे हैं उसका एक लिखित डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए कि आप कैसे साथ में काम करेंगे, कौन कौन सी उसकी कंडीशंस होंगी, क्या आपको डीड तैयार करनी चाहिए। वो सारी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अ पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म that outline the terms and conditions of partnership among the partners। यानी कि जो साझेदारी संलेख है, जो पार्टनरशिप डीड है, वो उन पार्टनर्स के बीच में जो मिलकर कोई साझेदारी में व्यापार करना चाहते हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एक सहमति होती है। उस कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं साझेदारी की, उनको मानने के लिए, कि जो भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशन हैं, जो भी हमने कंडीशंस बनाई हैं, उनको हम सभी पार्टनर्स उनका पालन करेंगे, उसकी सहमति होती है। अ पार्टनरशिप फर्म इज वन ऑफ द पॉपुलर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। ठीक है, यानी कि एक पार्टनरशिप फर्म, एक फर्म तो ऐसी है जो सोल ट्रेडिंग करते हैं, आप अकेले ही व्यापार करते हैं, आपके साथ कोई साझेदार नहीं होता। तो आपने देखा उसके भी हमारे पास क्या उसकी एडवांटेजेस थी, क्या इसकी डिसएडवांटेजेस थी, वो हमने भी अध्ययन किया। लेकिन अगर आप कोई व्यापार किसी के साथ मिलकर करना चाहते हैं तो आप एक फर्म रजिस्टर्ड करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं। वो साझेदारी फर्म जो है वो एक पॉपुलर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम होती है। The smooth and successful running of a partnership firm requires a clear understanding among its partners regarding the various policies governing their partnership। यानी कि अगर आपको अपनी पार्टनरशिप जो फर्म है, जो साझेदारी की जो आपकी कंपनी है, उसको अगर आपको ऑपरेट करना है, उसके माध्यम से कोई बिजनेस करना है, तो जितने भी उसके पार्टनर हैं, साझेदार हैं, उनके अंदर ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये समझदारी होनी चाहिए कि उस फर्म जो पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, उनको आप कैसे गवर्न करोगे, जितने भी साझेदार हैं उस पॉलिसीज को कैसे फॉलो करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पर निर्भर करता है, वो टर्म्स एंड कंडीशन आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए सभी साझेदारों को। ठीक है, इफ इट डिफाइंस द म्यूचुअल राइट्स ऑफ पार्टनर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट और ओरली। मींस अगर हम ये कहें साझेदारी संलेख क्या होता है, तो साझेदारी संलेख एक इस तरह का रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो उस साझेदार जो फर्म है
उस फर्म के जितने भी साझेदार होते हैं, जितने भी पार्टनर होते हैं, उसके आपस में पारस्परिक अधिकार क्या क्या हैं, उनको डिफाइन करती है एक लिखित डॉक्यूमेंट में। और कहीं कहीं ये ओरली मौखिक रूप से भी साझेदारी होती है कि दो लोगों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया और उनमें एक ओरल अंडरस्टैंडिंग है, ओरली उनके बीच में एक पैक्ट हुआ है, उसके आधार पर वो करते हैं। लेकिन हम यहाँ रिटन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, लेकिन रिटन और ओरल दोनों हो सकता है। क्या क्या उसमें राइट्स होते हैं कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, अगर उसमें 2 या 3 साझेदार हैं सबके दायित्व क्या क्या होंगे वो भी निर्धारित होते हैं। सभी के फंक्शंस क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, उस जो फर्म है, साझेदार फर्म है, उसको ऑपरेट करने के लिए जितने भी साझेदार हैं उनके आपस में क्या क्या कर्तव्य होंगे, उसका एक लिखित और ओरैया अथवा ओरल मौखिक एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, उसके आधार पर ही वो फर्म आगे ऑपरेट करती है। इट स्पेसिफाइज द वेरियस टर्म्स सच एज प्रॉफिट लॉस शेयरिंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, admissions of a new partner etc in order to bring clarity to the partner। यानी जो आपका साझेदारी संलेख होता है, जो पार्टनरशिप डीड होती है, उसके अंदर रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में कई सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। जैसे अगर फर्म का जो साझेदार फर्म है उसमें जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसकी शेयरिंग किस तरह से होगी, यानी जितने पार्टनर हैं अमंग दी पार्टनर्स द शेयरिंग विल बी इक्वल, सभी में समान रूप से शेयरिंग होगी या सभी में कुछ प्रतिशत के आधार पर शेयरिंग होगी। इट डिपेंड ऑन दी योर रिटन डॉक्यूमेंट। उसमें जैसे जैसे आपका शेयर होगा, मान लीजिए 3 पार्टनर हैं और एक पार्टनर का शेयर 50% है, बाकी 2 पार्टनर का शेयर 25% है, तो प्रॉफिट और लॉस में भी यही शेयर रहेगा। तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट में रहता है। जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी सैलरी क्या होगी, उनका वेतन क्या होगा उस फर्म में ऑपरेट करने के लिए एक इंडिविजुअल्स के रूप में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस फर्म को ऑपरेट करने के लिए जो भी आपने फंड रेज किया है थ्रू दी सम बैंक और सम बोरोवर, कहीं से भी आपने लिया है, तो उस पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो इंटरेस्ट कैसे पे होगा, उसमें कितना कितना शेयर होगा सभी का। ड्रॉइंग्स, जो पैसा आपकी फर्म के अकाउंट में आएगा उस पैसे को कैसे आप हरण करेंगे, उसका कैसे उसे निकालेंगे, कैसे उसे यूज करेंगे, ये भी सारी कंडीशंस लिखी रहती हैं। एडमिशंस ऑफ अ न्यू पार्टनर, भविष्य में अगर आपको कोई और साझेदार उसमें जोड़ना है तो वो कैसे ऐड करेंगे। ये सब चीजें एक स्पष्टता लाने के लिए, बिजनेस में स्पष्टता लाने के लिए सभी साझेदारों के बीच में होना आवश्यक है। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये सारी आपके जो पार्टनरशिप डीड होती है उसमें मेंशन रहती हैं। तो अगर भविष्य में आप में से कोई भी साझेदारी में बिजनेस करना चाहता है तो मैं उसको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक पार्टनरशिप डीड, एक रिटन डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद ही कोई बिजनेस करें, जिससे कि भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना से आप बच सकें। दी पार्टनरशिप डीड कंटेन्स दी फॉलोइंग डिटेल्स। अब बात आती है पार्टनरशिप डीड जब बनाएंगे तो उसमें डिटेल्स क्या क्या होंगी। जैसे हमने अभी तो ये देखा कि पार्टनरशिप डीड बनाने पर क्या लाभ होता है, कौन कौन सी स्पष्ट चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, ठीक है, वो सारी चीजें उसमें मेंशन रहती है, लेकिन उसके फॉर्मेट क्या होगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो आता है नेम ऑफ द फर्म। जो भी पार्टनर्स एक फर्म बनाना चाहते हैं वो उस फर्म का एक नाम सजेस्ट करेंगे। एक रजिस्टर्ड फर्म बनाएंगे तो एक नाम उसको देना होगा आपको। तो आप तीनों पार्टनर्स मिलके, 2 या 3, 2 से अधिक जितने भी पार्टनर्स हैं वो आपस में जॉइंट रूप से, संयुक्त रूप से कोई भी एक नाम सजेस्ट कर सकते हैं। उसके आधार पर उसका फर्म जिसमें सहमति बन जाए नाम पर, वो आप फर्म का नाम रख सकते हैं। जैसे फॉर दी एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर दिया चौधरी एंटरप्राइजेस, ठीक है। ऐसे आप कोई भी नेम दे सकते हैं, आप अपने नाम से दे सकते हैं, अपनी फैमिली के किसी मेंबर के नाम से दे सकते हैं, अपने बिजनेस के जो पार्टनर्स हैं उनके सरनेम के साथ में आप दे सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट टू पुट द नेम। देन सेकंड होता है बिजनेस ऑफ द फर्म। जो भी फर्म आप रजिस्टर कर रहे हैं वो किस तरह का व्यापार करेगी, ठीक है। सो बिजनेस टू बी अंडरटेकन बाय द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। तो इसमें क्या होगा, बिजनेस ऑफ द फर्म यानी फर्म के माध्यम से व्यापार कौन करेगा, तो फर्म के माध्यम से व्यापार उसके जो भी अंडरटेकन जो है वो बाय द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, जो उसके साझेदार होंगे उनके द्वारा अंडरटेकन दिया जाएगा, बिजनेस की अंडरटेकिंग दी जाएगी। देन थर्ड आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। जो भी पार्टनर्स हैं उनका नाम क्या है और उनका एड्रेस क्या है। तो वेदर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म्स इज फॉर अ लिमिटेड पीरियड और फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट।
ठीक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर और वेदर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज फॉर अ लिमिटेड पीरियड और फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। यानी उसके साथ साथ आपको फर्म का ड्यूरेशन भी देना है कि आपकी जो फर्म है वो लिमिटेड पीरियड के लिए है या स्पेसिफिक पीरियड के लिए है या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए है, वो भी आपको उसमें मेंशन करना होगा। ठीक है, सो दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो दूसरा क्या है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। जो पीछे वाला था जिसे हम देखें, ये नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप, इसमें एक्चुअली ये यहाँ ये नहीं आएगा वेदर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज फॉर अ लिमिटेड पीरियड और फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। यहाँ पर आएगा कि इसमें जो भी फर्म के पार्टनर हैं उनका नेम यहाँ पर आएगा। ठीक है, नेम और एड्रेस। ठीक है, तो उनका नाम आएगा और सभी जितने भी उस फर्म के पार्टनर हैं सभी के नाम आएंगे और उनके परमानेंट एड्रेस आएंगे। चौथा जो पॉइंट होता है कि ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, जो आपकी साझेदारी किसी बिजनेस के लिए हो रही है उसका ड्यूरेशन कितना है, उसका ड्यूरेशन कितना है, समय कितना है। तो वेदर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज फॉर अ लिमिटेड पीरियड, यानी आपकी जो पार्टनरशिप है वो किसी सीमित समय के लिए है या सीमित प्रोजेक्ट के लिए, कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट आपका 2 साल का 3 साल का प्रोजेक्ट है, जब तक ये प्रोजेक्ट रहेगा तब तक आपकी पार्टनरशिप रहेगी और प्रोजेक्ट खत्म होती पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। ठीक है, या आप कोई और बिजनेस कर रहे हैं उसमें कोई लिमिटेड पीरियड है या और अनलिमिटेड पीरियड की, जब तक आप चाहें तब तक चले, तो ये आपको ड्यूरेशन उसमें देना होगा। फिफ्थ पे आता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू बी मेड बाय ईच पार्टनर एंड द इंटरेस्ट ऑन सेड कैपिटल टू बी पेड टू पार्टनर्स। फाइन, यानी कि जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है टू बी मेड बाय ईच पार्टनर, यानी आप किसी भी फर्म को रन करने के लिए जो भी कैपिटल उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी फंड आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हर प्रत्येक पार्टनर का कितना उसमें कंट्रीब्यूशन है उसी के अकॉर्डिंग उस अमाउंट पे इंटरेस्ट का शेयर भी वैसे ही बनेगा। अगर 3 पार्टनर में, जैसे हमने कहा, अगर एक पार्टनर 50% शेयर का है, बाकी के 2 पार्टनर 25% का शेयर कैपिटल शेयर करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जो पहला पार्टनर है उसका 50% इंटरेस्ट, जो प्रॉफिट होगा उसमें 50% का शेयर होगा और जो 25% बाकी दो का 25% का शेयर होगा। अगर लॉस होता है तो उसमें भी यही शेयर रहेगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ लेस, इट डिपेंड्स ऑन दी रेशियो ऑफ शेयरिंग, कि कितना परसेंट शेयर आपका उस फर्म में है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका उस पे उसका लॉस और प्रॉफिट के हकदार होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप में से कुछ स्टूडेंट मान लीजिए, कोई भी व्यक्ति किसी फर्म के शेयर को परचेज करता है। आजकल देखा होगा आपने, हर एक कंपनी फंड रेज करने के लिए अपनी कंपनी के शेयर मार्केट में लॉन्च करती है और हर एक शेयर की एक कीमत होती है। ठीक है, सपोज आपने कोई एक कंपनी, सपोज आपने LIC का आईपीओ आया, LIC के आईपीओ में आपने पैसा इन्वेस्ट किया, तो LIC आईपीओ के माध्यम से कुछ फंड रेज करना चाह रही है, तो उन्होंने अपने शेयर लॉन्च किए और उन्होंने एक शेयर की वैल्यू मान लीजिए 10 रुपीज रखी और आपने 10 शेयर खरीद लिए, तो 100 रुपीज के शेयर आपने उसमें खरीद लिए। अब आगे भविष्य में अगर प्रॉफिट होता है और एक शेयर की वैल्यू 10 से 15 हो जाती है, तो आपके शेयर की वैल्यू 150 रुपए हो जाएगी, 100 रुपए से। लेकिन अगर उनका शेयर डाउन जाता है तो उसमें जो लॉस होगा वो भी आपके शेयर के अकॉर्डिंग, अगर आपने 10 शेयर खरीदे तो 10 शेयर पे ही आपको लॉस होगा। तो इस तरह से शेयरिंग और जो है प्रॉफिट और लॉस है वो आपकी कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। सैलरी एंड कमीशन की बात करें तो डिटेल्स ऑफ द सैलरी एंड कमीशन इफ एनी पेबल टू पार्टनर्स। आपने जो भी फर्म खोली है, साझेदार फर्म खोली है, उसमें जो भी पार्टनर हैं, अगर उनका कोई वेतन निर्धारित है, कोई कमीशन अगर निर्धारित है, तो वो आपको उस डीड में मेंशन करना होगा। देन partners drawing policy regarding the drawing from the firm allow to each partner and interest if any to be paid by partner to the firm on such drawing। ठीक है, अगर आप कि जितने भी साझेदार हैं, अगर आप अपनी फर्म से कोई भी पैसा आहरित करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, कोई भी पार्टनर निकालना चाहता है, तो वो कैसे निकालेगा और निकालने वाले अमाउंट पर वो कितना इंटरेस्ट पे करेगा, ये भी उसमें मेंशन रहता है। पार्टनर्स लोन, ठीक है, यानी कि जो भी पार्टनर साझेदार हैं वो लोन ले सकते हैं, फर्म से लोन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन लोन जब लेने के बाद जब रीपे करेंगे तो कितना इंटरेस्ट उनको देना होगा, ये डीड में क्लियर होना चाहिए। अगर आप फर्म के अकाउंट से कुछ पैसा आप बोरो कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, तो आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट कितना पे करना है वो भी सब कुछ मेंशन होगा। ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर जितने भी साझेदार है फर्म में, उनकी ड्यूटीज क्या होंगी, ठीक है, उनके कर्तव्य क्या होंगे, उनके ऑब्लिगेशंस क्या होंगे, वो सारी चीज आपको उसमें मेंशन करनी होगी। एडमिशंस, डेथ एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अगर किसी एक साझेदार का
को आपको ऐड करना है, नया साझेदार ऐड करना है, तो उससे कैसे करोगे? अगर कोई एक साझेदार की डेथ हो जाती है तो फर्म में आगे कैसे ऑपरेट होगा? अगर कोई एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, 60 की एज पे कंप्लीट कर लेता है, तो आप उसमें कैसे उसे आगे फर्म को ऑपरेट करेंगे? ये सारी चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए। आपसी मतभेद होने पर पंच निर्णय की व्यवस्था। अगर किसी भी फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में, अगर साझेदारों के बीच में, पार्टनर्स के बीच में कोई मतभेद हो जाता है, यानी किसी पॉइंट को लेके, किसी निर्णय को लेके एक मत नहीं हो पाते, सभी के अलग अलग मत होते हैं, मतभेद रहता है, तो उस पर आप कैसे निर्णय लेंगे? तो उसमें पंच निर्णय की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी आप उसमें मेजोरिटी में वोटिंग के आधार पर ले सकते हैं। आप अपनी फर्म के जितने भी उच्चाधिकारी हैं, मैनेजर्स हैं, या जो भी और उच्च पदाधिकारी हैं, उन पे वोटिंग के माध्यम से आप निर्णय ले सकते हैं कि भाई क्या सही रहेगा इनमें से। ये हमारे पास 2 या 3 निर्णय हैं, इनका निर्णय ये है, फर्स्ट पार्टनर का निर्णय ये है, सेकंड का ये, थर्ड का ये है। सभी एक मत नहीं है, सभी के निर्णय अलग अलग हैं, और हम ये चाहते हैं कि इनमें से, क्योंकि कोई एक निर्णय ही आपको फॉलो करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उच्चाधिकारियों से वोटिंग के माध्यम से, उनकी ओपिनियन के माध्यम से पंच निर्णय की तरह हम व्यवस्था कर सकते हैं। फर्म के विघटन या समापन की दशा में अपनाई जाने वाली विधि का वर्णन। अगर फर्म का डिसोल्यूशन होना है, फर्म का समापन होना है, तो उस कंडीशन में कौन से मेथड से आप फर्म को डिसॉल्व करेंगे, क्या क्या कंडीशंस होंगी, उस समय फर्म की जो लाइबिलिटीज हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगी पार्टनर्स में, ये सारी चीजें उसमें एकदम क्लियर होती हैं। ठीक है, नाउ वी कम्स ऑन दी, ये तो सारा रह गया आपका पार्टनरशिप डीड। ठीक है, साझेदारी का संलेख, एक रिटन डॉक्यूमेंट हो गया जब आपने कोई फर्म अगर खोली है तो। उसके बाद अगर फर्म का आपको विघटन करना है, विलोपन करना है, समापन करना है, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हम कैसे करेंगे? तो डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म रेफर्स टू द डिसोल्यूशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप व्हिच ओन्स एंड कंट्रोल्स अ फर्म और एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है एक ऐसी पार्टनरशिप, पार्टनर फर्म्स जो एग्जिस्ट कर रही है, पार्टनरशिप के माध्यम से चल रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म और एक कंट्रोल, जिसे डिफरेंट पार्टनर्स जो है उसे ऑपरेट कर रहे हैं, उसको अगर आपको समाप्त करना है तो उसे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करें। Vitally, we must learn under what circumstances the partnership firm is dissolved. These are listed below. तो अब हमें यहाँ ये समझना है कि ऐसी कौन कौन सी, अब किसी भी फर्म को अगर हमें विघटन करना है, किसी फर्म का समापन करना है, तो हमें अपनी जो पार्टनरशिप डीड है उसमें ये मेंशन करना होता है कि हमारी फर्म किस किस कंडीशंस में डिसॉल्व हो सकती है। ऐसा नहीं कि कभी भी किसी भी एक पार्टनर के मन में विचार आया कि आज हमें फर्म को समाप्त करना है और हमने समाप्त कर दिया, ऐसा नहीं है। उसकी कुछ सर्कमस्टेंसेज होती हैं, कुछ परिस्थितियां होती हैं जिसकी वजह से फर्म को डिसॉल्व करना होता है। तो वो कौन कौन सी सर्कमस्टेंसेज होंगी जिसके माध्यम से किसी भी पार्टनरशिप फर्म को आप डिसॉल्व कर सकते हैं, तो उनकी लिस्ट जो है वो हम पे यहाँ पर दे रहे हैं, किस किस तरीके से आप किसी भी फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे इन केस ऑफ ब्रेकअप ऑफ पार्टनरशिप, पहला कारण क्या हो सकता है, किसी भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, किसी फर्म के विघटन का, एक पार्टनरशिप फर्म के विघटन का पहला कारण क्या हो सकता है, इन केस ऑफ ब्रेकअप ऑफ पार्टनरशिप, कि जो 2 या 3 लोगों ने मिलकर फर्म को स्टार्ट किया था, साझेदारी की थी, उन्होंने कई वर्षों तक फर्म का बिजनेस किया, लेकिन अब उनकी साझेदारी टूट गई है, अब उनमें सहमति नहीं बन पा रही, तो इस केस में फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। सेकंड क्या है, अब इन केस ऑफ ब्रेकअप ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, रिटायरमेंट ऑफ वन और मोर एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑफ अ फर्म, यानी फर्म के एक पार्टनर या एक से अधिक पार्टनर का अगर रिटायरमेंट हो तो भी पार्टनरशिप ब्रेक होती है। दूसरा क्या है, डेमिसेस ऑफ वन ऑफ द पार्टनर, यानी निम्न कई 2 या 2 से अधिक साझेदारों में से किसी भी एक साझेदार की डेथ हो जाना, मृत्यु हो जाना, उस कंडीशन में भी हम फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्या हो सकता है, अ न्यू पार्टनर्स एंट्री और एडमिशन, या नए पार्टनर की एंट्री, नए साझेदार का प्रवेश और एडमिशन अगर होता है फर्म में, तो उस कंडीशन में आपकी पार्टनरशिप का ब्रेकअप हो सकता है। फोर्थ क्या हो सकता है, अ पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, दिवालियापन ड्यू टू इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर फर्म में जो साझेदार हैं उनमें से किसी एक साझेदार का बैंकरप्सी हो जाए, यानी दिवालियापन हो जाए, उस कंडीशन में भी जो आपका फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है पार्टनरशिप का। कंप्लीशन ऑफ अ स्पेसिफिक पार्टनरशिप वेंचर, ठीक है, यानी आपने जो भी, सपोज आपने
जो बिजनेस स्टार्ट किया था, जो साझेदारी फर्म स्टार्ट की थी, एक वेंचर पार्टनरशिप थी। हम पहले पार्टनरशिप भी कई तरह की तुम्हें बता चुके, तो उसमें हमने एक वेंचर पार्टनरशिप बताई थी, जो किसी पर्टिकुलर विशेष प्रकार के कार्य के लिए की जाती है, और जब वो कार्य कंप्लीट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। तो कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक पार्टनरशिप वेंचर, अगर आपने इस पार्टनरशिप वेंचर के तहत की है तो उसका सब कंप्लीशन पे ये ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाती है। दूसरा, एक्सपायरी ऑफ पार्टनरशिप पीरियड फॉर एग्रीमेंट, अगर आपने अपनी पार्टनरशिप डीड में अपनी पार्टनरशिप एक लिमिटेड टाइम के लिए की है, या उसका एक पीरियड दिया है आपने कि 10 वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए, या प्रोजेक्ट पूर्ण होने तक, तो उस पार्टनरशिप का जो पीरियड है वो अगर एक्सपायर हो जाता है तो भी पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो सकती है। So these are the some reasons by which we can dissolve the firm. तो अगर आप साझेदारी में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इनमें से कोई भी एक कारण की वजह से हम उस पार्टनरशिप को ब्रेक कर सकते हैं। While understanding dissolution meaning, we must note that according to Partnership Act 1932, the dissolution of a partnership between all the partners of a firm is called the dissolution of the firm. यानी कि एक चीज और इंपॉर्टेंट समझनी है यहां पर हमें कि डिसोल्यूशन का मतलब क्या है। एक तो फर्म को विघटन होना है, एक पार्टनरशिप का ब्रेक होना है। तो जो भारतीय अधिनियम पार्टनरशिप साझेदारी अधिनियम 1932 है, उसके अनुसार अगर कोई भी फर्म साझेदारी के साथ में स्टार्ट की गई है तो उनमें से अगर साझेदारों में अगर ब्रेकअप हो जाता है, साझेदारों में अगर डिसोल्यूशन हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली उस फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। क्योंकि अगर आपको याद हो, लास्ट सेशन में हमने क्लियरली बताया था कि द पार्टनर्स ऑफ द फर्म इज बेसिकली ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म इज अ फर्म। ठीक है, यानी किसी भी फर्म के अंदर जितने भी साझेदार हैं वो साझेदार भी एक फर्म का ही रूप होते हैं। तो उनकी साझेदारी अगर किसी कारण से ब्रेक होती है, टूटती है, तो वो फर्म भी ब्रेक हो जाएगी। Only in the event of an existing agreement among a firm's partner can it be reconstituted without any dissolution despite the partnership being dissolved. तो ओनली इन द इवेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, यानी कि जैसे हमने कहा, अगर 19 जो पार्टनरशिप एक्ट है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार अगर साझेदारी में विघटन होता है, डिसोल्यूशन होता है, तो हम कहते हैं फर्म भी डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन केवल यदि कोई एग्रीमेंट इस तरह का हुआ है साझेदारों में कि अगर साझेदारी डिसॉल्व होती है तो उस कंडीशन में फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, उस समय नई एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्रिएट होगी अमंग द फर्स्ट अग्रीमेंट अमंग द फर्म पार्टनर, यानी फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में इस तरह का कोई एग्रीमेंट हुआ है कि भविष्य में अगर पार्टनरशिप टूटती है तो नई पार्टनरशिप मतलब क्रिएट कर ली जाएगी बिना इस पार्टनरशिप को डिसॉल्व किए। ठीक है, यानी बिना डिसोल्यूशन के नई पार्टनरशिप क्रिएट की जा सकती है। तो ये अगर कंडीशन है तो वो फुलफिल, वो मतलब मान्य होगी। Consequently, a firm's dissolution always involves the dissolution of a partnership, while its inverse may or may not be accurate and depends on existing agreement. जैसे हमने कहा, consequently a firm dissolution always involves the dissolution of partnership. यानी अगर किसी फर्म का डिसोल्यूशन होता है, किसी फर्म का विघटन होता है, तो हमेशा उसके पार्टनरशिप का भी विघटन होगा। ठीक है, यानी किसी साझेदार फर्म का अगर विघटन होता है तो बाय डिफॉल्ट उसके जितने भी साझेदार हैं उनका भी विघटन होगा। लेकिन अगर इसके उलट अगर हम ये कहें कि अगर साझेदारी का विघटन होता है तो क्या फर्म का भी विघटन होगा, ये वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट पर कि दो साझेदारों के बीच में जो रिटन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है उसमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की एग्रीमेंट में क्या कंडीशंस हैं। क्या साझेदारी के विघटन होने पर फर्म का विघटन होगा? अगर ऐसा लिखा है तो होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। मींस अगर फर्म डिसॉल्व होती है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, लेकिन अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो फर्म डिसॉल्व होगी कि नहीं होगी, इट्स नॉट कंपल्सरी। ठीक है, ये निश्चित नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। फाइन। उसके बाद जब हमें यह पता लग गया कि फर्म का डिसोल्यूशन क्यों होगा, किस किस कंडीशन में हो सकता है, होगा तो कैसे होगा, तो अब बात आती है सेकंड के मेथड ऑफ फर्म डिसोल्यूशन के।
फर्म के विघटन करने के मेथड क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या विधि हो सकती है। तो पहला क्या होगा, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। ठीक है, पहला क्या है, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। अ फर्म कैन बी डिसॉल्व विद एन एग्रीमेंट अमंग इट्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स दो इट शुड मीट दी फॉलोइंग क्राइटेरिया। ठीक है, यानी फर्म जो है वो डिसॉल्व हो सकती है उनके बीच, अगर जो भी पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके बीच में अगर कोई एग्रीमेंट है। उसमें क्राइटेरिया क्या होगा, एवरी पार्टनर ऑफ अ फर्म मस्ट कंसेंट टू इट्स डिसोल्यूशन। यानी उस फर्म के, उस कंपनी के, उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस संगठन के जितने भी पार्टनर हैं, सभी पार्टनर अगर फर्म को विघटन करने की कंसेंट देते हैं, सहमति देते हैं, तो वो फर्म डिसॉल्व हो सकती है। देयर मस्ट बी लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर उनके बीच में कानूनी रूप से कोई ऐसी बॉन्डिंग हुई है, बाइंडिंग हुई है, जिसके अकॉर्डिंग वो फर्म को डिसॉल्व कर सकें, तो उसके माध्यम से हो सकती है। थर्ड क्या है, मैंडेटरी डिसोल्यूशन। सर्कमस्टेंसेस अंडर विच अ फर्म इज डिसॉल्व कंपलसरी आर एज फॉलोज। अब एक ऐसी कंडीशन भी होती है जिसमें फर्म को डिसॉल्व करना मैंडेटरी हो जाता है, यानी फर्म विघटन होना ही होना है। अब ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी, ऐसी कौन सी सर्कमस्टेंसेस होंगी, कौन सी परिस्थितियां होंगी जिनमें किसी फर्म का विघटन हो सकता है। तो सबसे पहला, व्हेन वन और मोर पार्टनर ऑफ अ फर्म बिकम इंसॉल्वेंट मेकिंग देम इनकॉम्पिटेंट टू एंटर एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। यानी कि मैंडेटरी डिसोल्यूशन में एक कारण ये होता है कि उस फर्म के जितने भी साझेदार हैं, उनमें से कोई भी एक साझेदार अगर बैंकरप्सी हो जाए, दिवालियापन उसका निकल जाए, या वो इंसॉल्वेंट हो जाए, इनकॉम्पिटेंट हो जाए, उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उनमें डिसोल्यूशन हो सकता है। if it becomes unlawful for a specific partnership firm to continue its business and revenue generation। यानी या इनके बीच में जब भी एग्रीमेंट हुआ था फर्म के लिए, फर्म की जो डीड तैयार की थी, उस फर्म में कहीं पर यह मेंशन था कि फर्म किस कंडीशन में डिसॉल्व होती है। अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ये उस फर्म को कंटिन्यू रखना कानूनी रूप से अवैध हो जाता है। तो अगर कानूनी रूप से अगर उसे कंटिन्यू करना अवैध हो, तो उस कंडीशन में भी उस फर्म को डिसॉल्व करना मैंडेटरी हो जाता है। फाइन। एन एग्जाम्पल, इसकी मैं एक उदाहरण दें, इन दिस रिगार्ड वुड बी व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म हैज अ फॉरेन पार्टनर एंड वॉर इज डिक्लेयर्ड बाय दिस फर्म्स कंट्री ऑफ ऑरिजिन ऑन दैट ऑफ इट्स फॉरेन पार्टनर्स। यानी कि अगर हम एक उदाहरण लेते हैं कि कोई हमारे पास एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें कोई एक पार्टनर ऐसा है जो किसी विदेशी है, यानी दूसरे देश का है, और अगर वॉर इज डिक्लेयर्ड बाय दिस फर्म्स कंट्री, अगर जो फर्म जिस कंट्री में, जिस देश में लोकेटेड है, स्थापित है, उस कंट्री के द्वारा अगर युद्ध की घोषणा हो जाती है, ठीक है, कंट्री ऑफ ऑरिजिन ऑन दैट्स ऑफ इट्स फॉरेन पार्टनर, किस किस देश में, जिस देश में वो फर्म एग्जिस्ट करती है, उस मतलब स्थापित है, और किस देश के साथ में, उस देश के साथ में जिस देश का फॉरेन पार्टनर है, जिस देश का उसका पार्टनर है। दोनों के देशों के बीच में अगर कोई वॉर डिक्लेयर हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, ये मैंडेटरी हो जाता है उस समय पर। थर्ड क्या हो सकता है, इमरजेंसी डिसोल्यूशन ड्यू टू contingencies। A firm can be dissolved based on an existing contract among its partner only under these circumstances that are listed below। इमरजेंसी डिसोल्यूशन कब कब होगा, if a firm was established for a fixed tenure and the term has expired। यानी इमरजेंसी कब होगा कि फर्म जो है एक निश्चित समय के लिए बनी है और वो टाइम अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसका ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन हो जाता है। तो आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल, इसका हम एग्जांपल लें, हमारे देश में जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो निर्वाचित होती है वो 5 वर्ष के लिए होती है। तो जिस तिथि से वो सरकार निर्वाचित हुई है, उन्होंने शपथ ग्रहण किया है, उस तिथि से 5 वर्ष तक वो सरकार चलती है, और 5 वर्ष पूर्ण होते ही वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। इसीलिए उस तिथि के आने से पहले चुनाव आयोग के द्वारा नई सरकार का गठन कर दिया जाता है। ठीक है, नई सरकार का निर्वाचन होके उनका गठन हो जाता है। अगर किसी कारणवश वो सरकार का चुनाव नहीं हो पाता है, तो उनका जो पीरियड अगर एक्सटेंड होता है, तो उसकी भी बाकायदा एक ऑर्डर पास होता है, तब वो उसको कार्यकारी सरकार के रूप में आगे मान्यता मिलती है। तो इसी तरह से यही सेम चीज उस फर्म पे भी लागू होती है। अगर उन फर्म एक लिमिटेड पीरियड के लिए स्टैब्लिश की गई है, स्थापित की गई है, तो टेन्योर पूरा होने पर वो टर्म एक्सपायर होती है, वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है।
इफ अ फर्म वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर अ स्पेसिफिक वेंचर एंड दैट वेंचर हैज बीन कंप्लीटेड, या वो किसी विशेष प्रकार के प्रोजेक्ट, विशेष प्रकार के कार्य के लिए इस जो फर्म है वो साझेदारी की गई है, फर्म तैयार की गई है, अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो भी वो फर्म इमरजेंसी उसकी डिसोल्यूशन हो जाता है। पार्टनर डेमिसेस, अगर किसी पार्टनर में से उनके जो साझेदारों में से किसी एक साझेदार की अगर मृत्यु हो जाती है तो भी वो फर्म डिसॉल्व हो सकती है। इफ अ पार्टनर्स ऑफ अ फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट, अगर उनमें से कोई भी फर्म का एक पार्टनर दिवालिया घोषित हो जाए तो भी फर्म डिसॉल्व हो सकती है। ये इमरजेंसी कंडीशंस है जिनमें फर्म को डिसॉल्व होना होता है। उसके बाद फोर्थ जो डिसॉल्व होने का जो मेथड है, डिसोल्यूशन बाय नोटिस। नोटिस के माध्यम से फर्म को डिसॉल्व करना। इफ द पार्टनरशिप ऑफ अ फर्म इज एट विल, वन ऑफ इट्स पार्टनर कैन इश्यू अ नोटिस फॉर इट्स डिसोल्यूशन। अगर पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप एट विल है, जब हमने डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनरशिप बताई थी उसमें एक पार्टनरशिप हमने ये बताई थी पार्टनरशिप एट विल। तो अगर कोई फर्म पार्टनरशिप एट विल के अनुसार फॉर्म हुई है तो उनमें से कोई भी एक पार्टनर बाकी के पार्टनर को फर्म के डिसोल्यूशन के लिए नोटिस प्रोड्यूस कर सकता है। इट मस्ट बी इश्यूड इन राइटिंग टू ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर एंड क्लियरली स्टेट हिज हर इंटेंशन टुवर्ड्स डिसॉल्विंग अ फर्म। तो उनमें से कोई एक पार्टनर बाकी के पार्टनर्स को एक रिटन, एक राइटिंग नोटिस इश्यू करता है उनकी ओपिनियन जानने के लिए, उनकी इंटेंशन जानने के लिए टुवर्ड्स द डिसॉल्विंग ऑफ द फर्म। फिफ्थ क्या हो सकता है, डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। ठीक है, कोर्ट के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से भी किसी भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। व्हेन वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म फाइल्स अ लीगल सूट, अ कोर्ट ऑफ लॉ कैन डायरेक्ट द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। अगर फर्म के साझेदारों में से किसी भी एक साझेदार के द्वारा कोई भी एक कानूनी वाद दायर कर दिया जाता है अगर न्यायालय में, तो माननीय जो न्यायालय में माननीय कोर्ट के जो जज हैं वो जब ऑर्डर पास कर सकते हैं उस फर्म के डिसोल्यूशन के लिए, तो उसके माध्यम से फर्म डिसॉल्व हो सकती है। दैट कैन बी डन ऑन एनी ऑफ दीज फॉलोइंग ग्राउंड्स डिस्क्राइब बिलो। अब किन किन ग्राउंड पर कोर्ट के माध्यम से किसी भी फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है, उनमें क्या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं। तो इफ आ पार्टनर्स लॉसेस मेंटल स्टेबिलिटी, अगर उनके पार्टनर में से कोई भी एक पार्टनर मानसिक रूप से बीमार हो जाता है, मानसिक रूप से दिवालिया हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी वो कोर्ट के द्वारा उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। इफ वन पार्टनर बिकम्स इनकेपेबल ऑफ फुलफिलिंग हिज और ड्यूटीज, अगर उनके साझेदारों में से कोई भी एक साझेदार अपनी जो दायित्व हैं उनको फुलफिल करने में, उसको पूर्ण करने में अगर अपना दायित्व पूर्ण नहीं कर पाता, तब भी उसका ऑर्डर के द्वारा उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। When a partner is found guilty of any misconduct that goes on to affect this firm's business adversely, ठीक है, यानी उनमें से कोई भी पार्टनर एक ऐसी गिल्टी फील करता है ऑफ एनी मिसकंडक्ट दैट गोज ऑन टू अफेक्ट दिस फर्म्स बिजनेस एडवर्सली, यानी कि उसके साझेदारों में से किसी एक साझेदार को अगर ऐसी गिलानी महसूस होती है कि उसके द्वारा कोई किया गया ऐसा मिसकंडक्ट, कोई ऐसा किया गया कार्य जो भविष्य में उस बिजनेस पे विपरीत प्रभाव डालने वाला है, तो उस कंडीशन में भी उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। इफ वन और मोर पार्टनर टर्न्स देयर होल इंटरेस्ट इन दी पार्टनरशिप टू अ थर्ड पार्टी, या उस फर्म का एक पार्टनर या एक से अधिक पार्टनर अपने पूरे बिजनेस का जो भी इंटरेस्ट है, उसकी पार्टनरशिप है, वो किसी थर्ड पार्टी को शिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हो सकता है व्हेन अ लॉफुल कोर्ट डीम्स इट्स डिसोल्यूशन जस्ट, ठीक है। तो अगर कोर्ट, माननीय न्यायालय के द्वारा भी अगर कोई ऐसा ऑर्डर पास किया जाता है कि इस फर्म का कंटिन्यू होना अनलॉफुल है, लॉफुल नहीं है, तो भी उसको डिसॉल्व किया सकता है। दीज आर दी डिफरेंट मेथड्स बाय विच अ फर्म कैन बी डिसॉल्व। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने देखा कि कोई भी पार्टनरशिप आप अगर करते हैं तो उसमें कौन कौन सी डीड आप कैसे तैयार करेंगे, संलेख जो साझेदारी संलेख है वो कैसे तैयार किया जाएगा, क्या क्या उसके पॉइंट्स होने चाहिए, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जब हम फर्म स्टार्ट कर लेते हैं तो भविष्य में उस फर्म को कैसे समाप्त किया जा सकता है, कैसे डिसॉल्व किया जा सकता है, उसका क्या आधार होगा, क्या मेथड्स होंगे, वो सभी आज के हमने इस सेशन में जाना। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े उनसे निवेदन है कि नीचे बने सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन्स को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।